सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर बाद मतदान। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच मुकाबला। 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। संसद का मॉनसून सत्र आज से 18 विधेयकों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, गौरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर। गोपाल कृष्ण गांधी कल दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। असम समेत कई राज्य बाढ़ से बेहाल। गुजरात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15। ओडिशा और हिमाचल में कई नदियां उफान पर। भारी बारिश की आशंका। और रोजर फेडरर ने रचा इतिहास। मारिन को हराकर 8वीं बार विंबलडन पर कब्जा। हरिंदर पाल संधू ने जीता विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में कुल 18 विधेयकों को संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। इनमें से 9 विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं, उन्हें राज्यसभा से पारित किया जाना बाकी है। लोकसभा से पारित हो चुके विधेयकों में विसल ब्लोअर्स संरक्षण संशोधन विधेयक 2015 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 शामिल हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, भ्रष्टाचार रोधी संशोधन विधेयक 2013 और सिटीजनशिप संशोधन विधेयक 2016 जैसे विधेयक दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 और वित्तीय समाधान और जमा बीमा FDRI विधेयक 2017 इनमें अहम है। विपक्ष ने कृषि संकट, नोटबंदी और GST समेत विभिन्न मुद्दों पर सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और CBI ED के छापों का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रविवार को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हो रही राजनीति को गलत बताया। उन्होंने कहा कि देश में गाय के नाम पर हो रही हिंसा बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वो इस तरह की हिंसा लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में GST के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी दलों से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में पाकिस्तान, चीन, आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर के हालात और किसानों की बदहाली पर भी बात हुई। कांग्रेस ने इन सब मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की। हमें इस बात में भी मतभेद हो सकता है कि कैसे बात करना चाहिए या नहीं करना, कैसे करनी चाहिए, लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल, देश की एकता और अखंडता का सवाल है, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, वहां सारा देश एक रहेगा। अंदरूनी सुरक्षा के अंदर जो गिरावट आ रही है देश में, कई पर गौरक्षक के हमले, ये लिंचिंग जो हो रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और कई इस तरीके की प्राइवेट आर्मियों का जो सिलसिला जो देश के अंदर बढ़ रहा है, इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। ये बैठक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी। इसमें NDA, UPA और वाम मोर्चा के तमाम सहयोगी दलों के अलावा JDS, समाजवादी पार्टी और BSP के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति और भारत चीन सीमा पर विवाद की वजह से यह सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। विपक्ष ने इस पर लंबी चर्चा की मांग की है और सरकार ने भी कहा है कि वे चर्चा कराने की इच्छा रखेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस सत्र में विपक्ष उनके जवाब से और उनकी कार्रवाइयों से कितना संतुष्ट हो पाती है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए
कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का दिन खास है। आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। देश के प्रथम नागरिक के पद के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की तरफ से मीरा कुमार साझा उम्मीदवार हैं। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होना है, जबकि मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी। मतदान संसद के अलावा सभी राज्यों की संबंधित विधानसभाओं में होगा। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल हैं। सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। लोकसभा के महासचिव इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहद खास और अहम दिन है विशाल, आज प्रथम नागरिक के लिए कुछ ही देर में जो मतदान है वो शुरू होने वाला है। इसको लेकर क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? देखिए, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आपने ठीक कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा राष्ट्रपति के पद के लिए। और 2 जो उम्मीदवार हैं मैदान में, रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और पूर्व लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार जो कि विपक्ष की उम्मीदवार हैं, उन दोनों के बीच मुकाबला है। और जहां तक मतदान की बात है तो एक बहुत ही अब की बार अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। अलग अलग रंग की जो मत पर्चियां हैं, यानी कि वोटिंग स्लिप्स जो हैं वो दी जाएंगी। सांसदों के लिए अलग रंग होगा और विधायकों के लिए अलग रंग होगा। और एक बैंगनी रंग की शाही का एक पेन भी होगा, और उस पेन से ही जो वोटिंग स्लिप है उस पर जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, यानी कि जो सांसद और विधायक जिन्हें वोट डालनी है, वो सिर्फ वो जो विशेष पेन है, जो कलम है, उसी से उस पर टिक मार्क लगाएंगे और उसके बाद ही उस वोट को वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह की कई विशेष तैयारियां की गई हैं और 10 से 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। ना केवल यहाँ संसद भवन में बल्कि अलग अलग विधानसभाओं में भी, जहाँ विधायक जो हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे सांसद और विधायक हैं जो कि अपनी विधानसभा या यहाँ संसद में वोट न डालकर किसी दूसरी जगह वोट डालेंगे। और प्रमुख लोग उनमें से जो हैं, एक बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हैं जो कि संसद भवन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि वो गुजरात से विधायक हैं। इसके अलावा संसद भवन में जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो कई बड़ी हस्तियां यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं अरुण जेटली, वो मौजूद होंगे। और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो रहेंगे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, ये सब बड़े नेता आएंगे अपने अपने समय के अनुसार और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी अमृता, तो उसके बाद 20 तारीख को जो मत डाले गए हैं, जो वोट डाले गए हैं, उनकी गिनती की जाएगी और जो परिणाम है उसकी घोषणा की जाएगी। 24 तारीख, जैसा कि आपने बताया, प्रणब मुखर्जी जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं उनका आखिरी दिन है। तो उसके अगले दिन यानी कि 25 को जो भी विजयी उम्मीदवार होगा रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में से, उसको शपथ दिलाई जाएगी। और ये शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिलाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विशाल। तो बस कुछ ही देर बाद देश के प्रथम नागरिक के लिए चुनाव जो है, मतदान जो है वो शुरू होने वाला है। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है और 20 जुलाई को मतों की गिनती होगी। आगे बढ़ेंगे। आज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के एक दिन पहले एनडीए सांसदों की कल बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है। संसद परिसर में कल हुई एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को 40 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन की बात कही है। आने वाले सत्र के बारे में चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यानी ये सत्र सार्थक हो, सत्र में सभी दलों का सहयोग मिले और खास करके अगस्त 9, 2017 यानी भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी का जो एक प्रमुख चरण है,
उस भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां वर्षगांठ है। इसके बारे में संसद में भी चर्चा हो। इसके अलावा बैठक में मॉनसून सत्र के बारे में भी एनडीए की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। कल जो मतदान है उस मतदान में सभी सांसद वोट करें और सही तरीके से वोट करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी सबको निवेदन किया है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम होनी है, जबकि विपक्ष इस पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश में मौजूदा माहौल में संविधान और कानून दोनों ही खतरे में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को बुलाई गई गैर एनडीए दलों की बैठक में उन्होंने तमाम दलों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी पहुंचे। सोनिया गांधी ने सभी दलों से दोनों उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि गंभीर असंतोष के वर्तमान माहौल में हमारा भविष्य, बुनियादी जीवन मूल्य दांव पर है और हमें इनकी रक्षा करनी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आंकड़े भले ही हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन ये लड़ाई पूरी ताकत के साथ जरूर लड़ी जानी चाहिए। हम भारत को उन लोगों की कृपा पर नहीं छोड़ सकते जो देश पर संकीर्ण विचारधारा, फूट डालने वाली और सांप्रदायिक सोच थोपना चाहते हैं। हमें इस बात को पहले से भी अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम में किसके लिए लड़ाई लड़ी। इस बैठक में 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, आरजेडी, जेएमएम, आरएसपी, केरल कांग्रेस, आईयूएमएल, एनसीपी, एआईयूडीएफ शामिल थे। जेडीयू ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जेडीयू का कहना है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है। हालांकि जेडीयू ने गोपाल कृष्ण गांधी से अलग से मुलाकात कर समर्थन व्यक्त करने की बात कही है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सभी दलों से सहयोग की अपील की है। कल हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम कामकाज होने हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किए जाने की संभावना है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए कई अहम विषय हैं। उन्होंने कहा कि सभी दल इन पर चर्चा चाहते हैं और अलग अलग विषयों पे आज आए हैं कई सारे विषय कि उसमें चर्चा सभी लोग करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सत्र होगा, एक और भी महत्वपूर्ण विषय है कि 9 अगस्त को जो हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक जो आंदोलन चल निकला और उसको भी 75 साल अभी हो रहे हैं, 1942 में हुआ था। तो ये भी सबके मन में बात है, क्योंकि जो आज का युवा है हो सकता है उसको भी बहुत कम इन बातों की कल्पना, उसको फिर एक बार उस याद को सब दोहराना चाहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार का आज ऐलान हो सकता है। इसके लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज शाम बैठक होनी है। इस बैठक में उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाना है। उधर कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी अपना नामांकन पत्र कल दाखिल करेंगे। उन्होंने पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होना है, जबकि इसी दिन नतीजों का ऐलान किया जाना है। इराक में लापता 39 भारतीयों के परिवारों ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि इराक में लापता भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार को इन भारतीयों के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। ये भारतीय मौसुल के पास बादुश गांव की एक जेल में हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि बादुश गांव में इन दिनों लड़ाई जारी है और वहां का माहौल
शांत होने के बाद ही लापता भारतीयों की तलाश की जा सकेगी। वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। कौशल विकास मंत्रालय और गंगा सफाई मंत्रालय के बीच कौशल विकास को गति देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण हासिल कर रहे देश भर के हजारों प्रशिक्षुओं को इसका लाभ मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य इस मिशन के जरिए लाखों लोगों को प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार निर्णय किया कि ITI में दाखिल होने वाले 8वें पास बच्चे को 2 वर्ष के पढ़ाई के बाद उसको 10वीं की मान्यता CBSE ICSE की तरफ मान्यता दी जाएगी और 12वीं पास बच्चे को भी मान्यता दी जाएगी ताकि आगे की वो पढ़ाई कर सके। इतना बार 23 लाख बच्चे इस देश में हर एक वर्ष हमारे आपके बीच से पास करते थे, लेकिन उनको ये अनुमति नहीं था 68 वर्षों में कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। हमारी नीतियां इस प्रकार है और शिक्षा का इस प्रकार से हमेशा जो एक टकराव रहा कौशल के साथ, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे दूर किया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नागालैंड में सियासी उठापटक के बीच कल हिंसा का रंग भी दिखाई दिया। कोहिमा में गाड़ियों में आग लगाई गई, नेताओं के खिलाफ पोस्टर भी चिपकाए गए, जबकि मुख्यमंत्री लिजेत्सु ने एक बार फिर बागी विधायकों को बातचीत कर मसले का हल निकालने को कहा है। राज्यपाल के शक्ति परीक्षण के निर्देश के खिलाफ आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। नागालैंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच रविवार को हिंसक घटना सामने आई। कोहिमा में कल शाम कुछ अज्ञात लोगों ने एक होटल के पास कुछ वाहनों में आग लगा दी। इस होटल में नागा पीपल्स फ्रंट के 36 और 7 निर्दलीय बागी विधायक डेरा डाले हुए हैं। होटल के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री TR ज़ेलियांग और विधायकों के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए। इसमें बागी विधायकों को इलाके से जाने की धमकी दी गई। दरअसल जिस होटल में बागी ठहरे हैं वो उत्तरी आंगामी 1 विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस सीट पर 29 जुलाई को वोट डाले जाने हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 44 बागी विधायकों ने राज्यपाल PB आचार्य के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री TR ज़ेलियांग ने बागी विधायकों का नेतृत्व किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के इकलौते सांसद नेफ्यू रियो भी मौके पर मौजूद थे। राज्यपाल ने विधायकों को संविधान नियमों के मुताबिक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री शुरोजेली लिजित्सु ने एक बार फिर बागी विधायकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी आपसी मतभेद हैं, पार्टी स्तर पर उसका समाधान किया जा सकता है। नागालैंड हाई कोर्ट में आज बहुमत साबित करने के निर्देश से जुड़े मामले में सुनवाई भी होनी है। शुक्रवार को न्यायालय की कोहिमा पीठ ने लिजित्सु को 15 जुलाई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर दार्जिलिंग में तनाव बना हुआ है। आंदोलनकारियों ने अपने प्रदर्शन को और आगे ले जाने की चेतावनी दी है। सुरक्षा स्थिति को काबू में बनाए रखने के लिए सरकार ने इलाके में और सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 33वां दिन है। तनावपूर्ण हालात के चलते दार्जिलिंग में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच कोर्ट के आदेश के मुताबिक रविवार को सीआरपीएफ की 2 कंपनियां दार्जिलिंग पहुंची, जबकि 2 और कंपनियां आज पहुंचेंगी। 11 कंपनियां पहले से तैनात हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र को अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का आदेश दिया था। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग ने प्रदर्शन को और आगे ले जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रही लड़ाई निर्णायक साबित होगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आमरण अनशन करने की बात भी कही है। एहतियातन जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर 18 जून को लगाए गए प्रतिबंध को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इलाके में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सड़क हादसे का शिकार हुए अमरनाथ यात्रियों को देश भर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि है। साथ ही साथ भगवान से, प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में जिस तरह से इस वर्ष काफ़ी विघ्न आ रहे हैं, इस तरह का कोई भी विघ्न ना आए। इस तरह की प्रार्थना के साथ इस श्रद्धांजलि दीपदान के द्वारा दी गई है। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकले श्रद्धालुओं की एक बस रविवार को रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 16 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के तुरंत बाद बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इस काम में एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। गंभीर तौर पर घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कई दूसरे घायल स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें राजस्थान और बिहार के लोग थे ज़्यादा, और टोटल 46 नंबर था इनका। उनमें से जो एक्सीडेंट में 16 की डेथ हो गई है, और इसके बाद 12 और 6 18 लोग जो हैं 2 सॉर्टिस में आने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके अलावा जो माइनर इंजरीज हैं 11 लोग जो हैं उनको श्रीनगर भेजा गया है बाई रोड, और 2 अभी वहीं पे हैं पेशेंट, वो ठीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के प्रति गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वो मुआवजे की राशि फौरन जारी करने की व्यवस्था करें। इस साल अमरनाथ यात्रियों के साथ ये दूसरी बड़ी त्रासदी हुई है। इससे पहले 10 जुलाई को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की एक बस पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश के बहुत से राज्यों में भारी बारिश हो रही है। प्रमुख नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। गुजरात में हालात खराब हो गए हैं। यहां पर 9 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। उधर मणिपुर में कई इलाके पानी में डूब गए। हालांकि असम में हालात सुधरे हैं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में लगातार भारी बारिश के चलते अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बाढ़ से हजारों लोग पीड़ित हैं। पीड़ित इलाकों से अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ओडिशा में भारी बारिश से नागबली और कल्याणी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते रायगढ़ और कालाहांडी जिले के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के चलते राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। The State Control Room in SRC's office is tracking the situation closely. UDRAF and Odisha Fire Services, CRPF are in the spot
and doing rescue and relief work. The Indian Army representatives and Indian Air Force helicopters is being mobilized. The district collector is in direct charge of the situation. We have experienced 58.1 mm average rainfall in the district, with highest rainfall in Tuamul-Rampur recording 260 mm, followed by 126 ml in Kalampur, Koksara 115 mm, Jayapatana 110 ml, like that. उधर हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कुल्लू में 2 युवक ब्यास नदी में बह गए। भूस्खलन से कई रास्ते बंद हैं। शिमला के घानवी इलाके में रविवार सुबह बादल फटने से कई गांवों का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने करीब 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच असम में बाढ़ के पानी में कमी आई है। मोरी गांव में रविवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 60 हो गया है। 21 जिलों के 10 लाख लोग अब भी बाढ़ से पीड़ित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का अब भी 38% हिस्सा पानी से भरा है। मणिपुर में भी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि घाटी के निचले जिले इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थाउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। हरिंदर पाल संधू ने विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया है। मेलबर्न में कल खेले गए फाइनल में हरिंदर ने ऑस्ट्रेलिया के रेक्स हेड्रिक को 12-14, 11-3, 11-4, 11-7 से हराया। संधू एक भी गेम गंवाए बिना फाइनल तक पहुंचे थे और खिताबी मुकाबले में भी उन्होंने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा। 2 हफ्ते के अंदर उनका ये लगातार दूसरा खिताब है। पिछले हफ्ते उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया था। ये इस साल का चौथा खिताब रहा। और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। कल लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में 35 साल के फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। चिलिच को हराने में फेडरर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। 76 साल के भंडारी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। सिक्किम संग्राम परिषद के संस्थापक नेता भंडारी 1979 से 1994 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की आज जयंती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध का जब भी जिक्र होता है तो उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उस वक्त निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के हवाई अड्डे पर तैनात थे। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकार कानन बाला की आज पुण्यतिथि है। अपने 3 दशक लंबे सिने करियर में उन्होंने तकरीबन 60 फिल्मों में अभिनय किया। अपने बैनर श्रीमती पिक्चर्स के तहत कानन देवी ने कई सफल फिल्मों का निर्माण भी किया। गायकी और अभिनय के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली कानन देवी को फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1926 में बांग्ला फिल्म जयदेव से जब कानन देवी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब उनकी उम्र महज 10 साल थी। अभिनेत्री के तौर पर उन्हें 4 साल बाद फिल्म शिशिर प्रेम में पहली बार मौका मिला। कानन देवी ने लखनऊ के उस्ताद अल्लाह राखा खां से संगीत की तालीम ली और दर्शकों में खास पहचान बनाई। 1937 में आई फिल्म मुक्ति में उन्होंने पहली बार पंकज मलिक के निर्देशन में रविंद्र संगीत गाया। बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म के गीत काफी लोकप्रिय हुए। कानन देवी ने हिंदी फिल्मों में भी गीत गाए और उस दौर की बेहतरीन फिल्म गायिका साबित हुईं। अपने अभिनय के दम पर उन्होंने किसी अभिनेत्री को अपने आसपास पहुंचने नहीं दिया। 1948 में आई फिल्म चंद्रशेखर उनकी रोमांटिक छवि वाली आखिरी हिंदी फिल्म थी।
बेपनाह शोहरत और दौलत कमाने वाली कानन देवी कभी अपने अतीत को नहीं भूल पाईं। समाज के वंचित तबके के लिए उनका मन बेचैन रहता था। 1962 में उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह संन्यास ले लिया। फिल्मों से नाता तोड़ने के बाद कानन देवी ने समाज कल्याण के काम भी किए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कानन देवी का काम यादगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच मुकाबला। 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। संसद का मॉनसून सत्र आज से 18 विधेयकों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, सुरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर। गोपाल कृष्ण गांधी कल दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। असम समेत कई राज्य बाढ़ से बेहाल। गुजरात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15। ओडिशा और हिमाचल में कई नदियां उफान पर। भारी बारिश की आशंका। और रॉजर फेडरर ने रचा इतिहास। मारिन को हराकर 8वीं बार विंबलडन पर कब्जा। हरिंदरपाल संधू ने जीता विक्टोरिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।